हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे क्लास 11 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे एटम के अंदर रहते हैं, जिसमें हम एटॉमिक मॉडल्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो एटम और उसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे हम वो इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, और मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये बातें समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटॉम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम एक बार थोड़ा डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को देख लें कि इन्होंने क्या क्या कहा था, और इसमें मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा कि इसके कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो अभी करेक्ट नहीं है, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। क्या है, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो है वो 7 डिकेड्स, दैट मीन्स 70 साल तक मान के चलिए कि वो थ्योरी जो है वो करेक्ट मानी जाती थी, लेकिन एट प्रेजेंट डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो है वो करेक्ट नहीं मानी जाती है, और डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है। तो क्यों एप्लीकेबल नहीं है उसको मैं आपको यहाँ पे पहले समझाऊंगा, और उसके बाद फिर हम आगे इसका प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या कहा था। सबसे पहला तो याद रखिएगा कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में, 1808 में। ठीक है, डाल्टन gave his atomic theory in 1808. ठीक है, and the postulates of that theory was first, matters consist of indivisible atoms। कोई भी मैटर जो होता है वो इंडिविजिबल एटम से मिलके बना हुआ रहता है। इंडिविजिबल का मतलब है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये इन्होंने कहा था। एक्चुअली में एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से लिया गया है, और एटोमोस के मतलब होता है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एटम का मतलब ही इंडिविजिबल होता है ना। तो ये बोला कि मैटर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल एटम्स। ठीक है, उस टाइम पे एटम का डेफिनेशन होता था एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर, ये एटम का डेफिनेशन दिया जाता था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। ठीक है, इन्होंने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सभी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उन सभी का मास भी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम होता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे वो सभी सेम होंगे, उनके मास भी सेम होंगे, प्रॉपर्टी भी सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उनके मास भी डिफरेंट होंगे, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है ये कहता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। इसको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उस चीज को ये वैलिड करता है। ठीक है, तो कंपाउंड कब बनते हैं, जब अलग अलग एलिमेंट के एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तब जाके कंपाउंड बनता है, ये इनका स्टेटमेंट था। फोर्थ स्टेटमेंट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। दैट मीन्स डाल्टन स्टेटेड दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने, इसका मतलब ये भी मान के चल सकते हैं आप, जो फोर्थ स्टेटमेंट का है कि वन एटम कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू अनदर एटम। क्योंकि मान लीजिए कि एक जो एटम है, जैसे मैं मान लीजिए बेरिलियम का जो एटम है, इसको अगर मैं कार्बन में चेंज कर दूं तो बेरिलियम तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, और कार्बन का जनरेशन हो गया ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए ये मान के चल सकते हैं अपन कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, कोई नया एटम बनता नहीं है और नया एटम
मतलब जो पुराना एटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो थ्योरीज हैं, यहाँ पे जो बातें हैं वो रॉन्ग कौन कौन से पॉइंट में है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, ये पॉइंट रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि एटम को आज के डेट में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल सकता है। तो एटम कैन बी डिवाइडेड, सो इनडिविजिबल नहीं है। आज के डेट में उससे अलग होके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकाला जा सकता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे है कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, ठीक है। तो आइडेंटिकल मास कहने का मतलब है जैसे कार्बन 12 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 में ये 12 जो है इसका मास है कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन 12 में जितना मास होगा, जितने एटम होंगे उन सभी का जो मास होगा वो होगा 12 यूनिट। लेकिन आइसोटोप के केस में ऐसा नहीं होता है। कार्बन 13, यहाँ पे एटम तो कार्बन का है लेकिन इसका मास है 12 और इसका मास है 13, तो मास में डिफरेंस आ गया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफर इन मास, तो ये भी गलत है। जैसे कि ऑर्गन का एटॉमिक मास होता है 40 मान सकते हैं अपन, और कैल्शियम, तो कैल्शियम का भी एटॉमिक मास होता है 40, तो दोनों के मास तो सेम हो गए। तो डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट मास कहाँ हुआ, इनका मास जो है वो सेम है, ठीक है। ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जिनके एटम के मास जो हैं वो लगभग सेम है, ठीक है, या फिर हम सेम मान सकते हैं, ठीक। तो जैसे मास भी डिफरेंट हो, एक ही एटम का मास डिफरेंट भी हो सकता है और डिफरेंट एटम के मास सेम हो सकते हैं। तो ये जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो 4 में से 2 स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गए। तीसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है ना। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। देखिए ये हम इसको 95% तक करेक्ट मान सकते हैं। 5% कुछ केसेस में ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। जैसे वेनेडियम जो है अपने ऑक्साइड्स के साथ अलग अलग रेशियो में बनाता है, ठीक है, अपने ऑक्साइड, जैसे मतलब समझ में आ रहा, फ्रैक्शन में बनाता है। उसका मास जो है ना फिक्स नहीं होता वेनेडियम का जब अपना ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हो जाते हैं और जब हम आइसोटोप का यूज़ करेंगे तो ये फिक्स रेशियो भी ख़त्म हो जाता है। तो 95% तक मैं इसको करेक्ट मान के चलता हूँ और 5% ना इन केस ऑफ आइसोटोप एंड सम वेनेडियम टाइप एलिमेंट्स है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन 95% केस में करेक्ट होता है। यहाँ पे उसके बाद है फोर्थ जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब फोर्थ जो स्टेटमेंट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स, ये तो करेक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। एटम जो है वन एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और नया एटम प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, दैट इज इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन कराएं तो वहाँ पे जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि यूरेनियम 235, ठीक है, 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये जब डिसोसिएट होता है तो सबसे पहले तो क्रिप्टन 36 है ना, एटॉमिक मास अभी नहीं लिख पाऊंगा मैं, और बेरिलियम 56, ये 2 नए एलिमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स भी बनता है, ठीक है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है, ठीक है, ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मास यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है इसलिए मास को नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये तो डिस्ट्रॉय हो गया ना और नए एटम्स यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो ये स्टेटमेंट सही है। नॉर्मल रिएक्शन में नए एटम्स पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, नए एटम्स जनरेट नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में नए टाइप के एटम्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहाँ कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ कहाँ पे कितना सही है कितना रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपको टोटल बता दिया कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पे कितना रॉन्ग है ना, और वाई डोंट वी एक्सेप्ट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही जब रॉन्ग हुआ, तो किसी थ्योरी में अगर एक आध स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया तो आइदर उसको इंप्रूव करना पड़ता है या फिर वो थ्योरी ही रिजेक्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट करने का रीज़न आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये एक एटम है, ऐसा हम एक एटम बना देते हैं, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, जो भी XYZ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेसॉन जो भी है, ठीक है, जितना भी डिस्कवरी हो चुका है आज तक, वो सभी जो एटम के अंदर प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे। अब बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उन सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको मेनली पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। तो आज के इस सीज़न में, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उसके चार्ज मास रेशियो का डिसाइड करना, उसके मास का डिटर्मिनेशन और उसके और क्या, बस हो गया। ठीक है, चार्ज का डिटर्मिनेशन, चार्ज मास रेशियो का डिटर्मिनेशन और मास का डिटर्मिनेशन, बस इतना देखेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो चलिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा पॉइंट है और आज हम यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए पॉइंट दे देते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोला जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हो चुका था। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई है। देखिए, क्या होता है कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को तो एक्सप्लेन करती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि आपका जो प्लास्टिक होता है या ग्लास होता है, उसको वूल से रब करने से उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। उस चीज़ पे स्टडी कर रहे थे माइकल फैराडे। उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था 1808 के समथिंग, ठीक है, सॉरी 1830 के समथिंग। 1830 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बारे में स्टडी किया था। ही स्टडीड दैट कि व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे कंपोनेंट जो उनके पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इससे क्या होगा? ठीक है, इससे क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ना, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे डिपॉजिट होंगे और इसके नेगेटिव पार्टिकल जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया था, ये माइकल फैराडे ने बोला है। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, और उनका डिपोजिशन कैसे होता है, इसका यूज़ किया जाता है आज के डेट में मेटल्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे सोडियम का जो सेपरेशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो 1930 में इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो थ्योरी है वो इन्होंने दिया था, और वो थ्योरी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। इसके बाद 1850, इसके 20 साल बाद, ठीक है, इन 1850 ठीक है, फैराडे जो है ये स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, मतलब क्या है कि इन्होंने स्टडी किया था कि अगर हम किसी
डिस्चार्ज ट्यूब में, है ना, बहुत लो प्रेशर पे गैस रखें और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएं तो क्या होगा, इन्होंने इस चीज़ का स्टडी किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ऐसा ट्यूब लिया, गाइस मेरे से इमेज थोड़ा बनता नहीं है, ठीक है, हालांकि बायो बैकग्राउंड है मेरा तो डायग्राम बनना चाहिए मेरे से, लेकिन बनता नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पार्शियली इवैक्यूएटेड है। पार्शियली इवैक्यूएटेड का मतलब क्या है, वैक्यूम तो आपने सुना ही होगा, वैक्यूम का मतलब है कि जहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं होता उसको एयर वैक्यूम बोला जाता है। पार्शियली वैक्यूमिनेटेड का मतलब है, वैक्यूएटेड का मतलब है कि यहाँ पे कुछ एयर है, ठीक है, बहुत लो प्रेशर है। लो प्रेशर का मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत कम गैस प्रेजेंट है। जब गैस रहेगी भाई, हमारा एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 76 सेंटीमीटर है, ठीक है, 76 सेंटीमीटर Hg इन द बैरोमीटर। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है, गैस नहीं रहेगी तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो वो वैक्यूम कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर में कुछ प्रेशर यहाँ पे है, मान के चलते हैं 1-2 मान लेते हैं, 1 या 2 ATM मतलब जो प्रेशर है 1 या 2 सेंटीमीटर Hg का प्रेशर यहाँ पे लगा के रखा गया है। ठीक है, अब बहुत कम गैस है। उसके बाद क्या होगा, इस यहाँ पे 2 मेटल रॉड अटैच्ड हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। ठीक है, इनको बोला जाएगा इलेक्ट्रोड, और ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया था, अब यहाँ से हम हाई वोल्टेज देंगे, यहाँ पे वेरी लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर, वेरी लिख देता हूँ, वेरी लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई वोल्टेज हम यहाँ पे दे रहे हैं, हाई वोल्टेज है यहाँ पे। तो क्या होगा कि हाई वोल्टेज जब देना चालू किया जाता है तो आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट कि जो गैस है ना, यहाँ से एक चार्ज्ड पार्टिकल का जो रे निकलता है, जो गैस के थ्रू होता हुआ, देखिए अब यहाँ पे तो बहुत सारे गैसेस होंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से जो चार्ज होगा, यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल से, वो इन गैस के थ्रू होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएगा। ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, और यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल्स का एक रे निकल रहा है उसको बोला गया कैथोड रे, क्योंकि जब कहीं पे डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया जाता है तो नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से रे निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, कैथोड रे कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो रेज हैं वो इनविजिबल है, ये दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या किया गया, ये यहाँ तक आ रहा था पॉजिटिव टर्मिनल तक, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव तक आ रहा था, उसके बाद न्यूट्रलाइज हो जा रहा था। तो क्या किया गया, पॉजिटिव जो टर्मिनल था उसको परफोरेटेड कर दिया गया। परफोरेटेड मतलब ऐसा छेद छेद कर दिया गया, और पीछे साइड यहाँ पे इस साइड पे एक मिनट, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ, यहाँ पे ऐसा जिंक सल्फाइड का एक प्लेट लगा दिया गया। जिंक सल्फाइड जो है वो फ्लोरोसेंस प्लेट होता है। फ्लोरोसेंस प्लेट कहने का मतलब है कि इस पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल या एनर्जेटिक पार्टिकल जब टकराएगा तो ये चमक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो रे निकलती है ना वो इन छेद में से गुजर के इस जिंक सल्फाइड से टकराती है, और उसकी वजह से जिंक सल्फाइड पे ग्लो या फिर फॉस्फोरेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ से रे निकल के यहाँ आ रही है, और यहाँ बीच में आपको नहीं दिखेगी गैस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डॉटेड बना दिया हूँ, तो ये तो आपको समझाने के लिए है कि इट इज़ मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। तो इस चीज़ के लिए बना दिया हूँ, लेकिन एक्चुअली में जब ऐसा करेंगे तो ये रेज आपको दिखेंगी नहीं। वो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अगर हम जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाएंगे और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है इसको अगर हम परफोरेटेड बनाएंगे, छेद वाला बनाएंगे, तो वो उस छेद से क्रॉस करके यहाँ पे टकराएंगे, तब हमको वो दिखाई देंगे, अदरवाइज दिखाई नहीं देंगे। ठीक, तो ये इनविजिबल होता है। अब यहाँ से जो रे निकली उसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कैथोड रे।
ठीक है, तो ये तो हो गया कैथोड रे। अब इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, या रिजल्ट इसके आप बोल सकते हो कि रिजल्ट क्या क्या निकला। तो सबसे पहला जो रिजल्ट निकला है ना, सबसे पहला जो रिजल्ट निकला वो तो ये निकला कि कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन इसमें मैं आपको बताया, आप यही लिखेंगे है ना, कैथोड, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब इसमें आप ये साथ साथ ये लिखिएगा कि कैथोड रेज आर इनविजिबल इटसेल्फ। ठीक है, कैथोड रेज आर इनविजिबल इटसेल्फ एंड टू प्रेडिक्ट द, या फिर ये बोल सकते हैं टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द कैथोड रे, एनोड इज टेकन एज परफोरेटेड रॉड। ठीक है, परफोरेटेड एनोड इज टेकन एंड द जिंक सल्फाइड प्लेट इज फिक्स्ड एट द, क्या बोलना चाहिए, कॉर्नर ऑफ द राइट टर्मिनल। ठीक है, राइट टर्मिनल के कॉर्नर में जिंक सल्फाइड को फिक्स कर दिया गया एंड व्हेन द कैथोड रे स्ट्राइक्स ऑन द जिंक सल्फाइड, क्या बोलना चाहिए, शीट, स्ट्राइक्स ऑन द जिंक सल्फाइड शीट, इट प्रोड्यूस फॉस्फोरेंस। सो दैट वी कैन कंक्लूडेड कि यहाँ पे वी कैन कंक्लूड कि कैथोड रेज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड द एनोड। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे किया गया। इसके बाद दूसरा आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैथोड रे मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये तो हो गया ओरिजिन, फर्स्ट जो है वो ओरिजिन इन कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड एनोड। ठीक है, मूविंग टुवर्ड एनोड। दूसरा पॉइंट यहां पे याद रखिएगा आप कि कैथोड रेज moves in straight line, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब ये कैसे पता पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये परफोरेटेड है, छेद है, मतलब ये बीच बीच में छेद रहेगा, समझ में आ रहा है। तो जब ये क्रॉस करेगा तो इसका तो इमेज मतलब शैडो इस जिंक सल्फाइड पे पड़ेगा ना, जो परफोरेटेड छेद से यहाँ से एनोड रे क्रॉस कर रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन जहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा है, अब ये इस सीध में आके ग्लो जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और जहाँ पे से क्रॉस नहीं कर रहा है उसका शैडो इस जिंक सल्फाइड प्लेट पे पड़ेगा। तो उससे हमको पता चलता है कि कैथोड रे मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया कि कैथोड रे मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। तीसरा पॉइंट इसको याद रखना है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड हैव सम मासेस। ठीक है, नेग्लिजिबल है लेकिन कुछ मास तो होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, कैथोड रेज कहाँ, इस ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा कैथोड रे इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड हैव सम मास। देखिए अब कैसे पता चलेगा कि कैथोड रे पार्टिकल से बना हुआ है या फिर उसमें मास है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से पूरे कैथोड से रेज निकल रही है धीरे, छोटी छोटी है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक छोटा सा ऐसा इस तरीके से हम यहाँ पे एक ब्लेड लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब एक कैथोड रे इस पे स्ट्राइक करेगा, इस पे ऐसा स्ट्राइक करेगा तो ये इस साइड मूव करेगा ना। ठीक है, तो वो एक साइड क्या करना चालू कर देते हैं,
मूव करना चालू कर देता है, जिससे हमको पता पड़ता है कि कैथोड रे जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और उसमें मास भी है। देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे आप एक पॉइंट और बना सकते हो या इसके साथ लिख सकते हो मास एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसमें मास रहेगा ना वही काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगा अगर वो मूव कर रहा है। जिसमें मास ही नहीं है उसकी काइनेटिक एनर्जी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इनर्शिया पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी और मतलब इनर्शिया पे। ठीक है, और जितना स्पीड से वो मूव करेगा उतनी ज़्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मास पे भी डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन द स्पीड। ठीक है, स्पीड पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर उस स्पीड के साथ साथ उसके पास मास भी है ना तो काइनेटिक एनर्जी और उसकी एनर्जी जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्टिकल के पास छोटा मास है, कम मास है और स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो पैडल होता है वो रोटेट करना चालू कर देता है। तो इसके से हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा है और फोर्स वही लगा सकता है जिसके पास मास होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहां पे फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैथोड रेज deflected in presence of electric and magnetic field। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। अब देखिए क्या किया गया, यहाँ पे दो प्लेट ऐसे लगा दिए गए, यहाँ पे एक प्लेट लगाया गया, यहाँ पे एक प्लेट लगाया गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये जो ये जो कैथोड रे है वो ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, इस साइड आ गया। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे आया और इधर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी जिंक सल्फाइड का प्लेट लगाना पड़ेगा तब तो पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो इधर फ्लोरोसेंस करना चालू हो गया। तो इससे पता चला कि कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, देखिए आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि लाइक चार्जेस रिपल्स एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो और कैथोड रे पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि कैथोड रे इज मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कैथोड रे इज मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ लिख लीजिए, कैथोड रे इज मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जितने कैरेक्टर हैं कैथोड रे का, कि कैथोड रे मूव इन द स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे रेज हैव काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पहले सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया गया था, फिर बाद में कॉपर ले लिया गया, आयरन ले लिया गया, तो अलग अलग नेचर हो जाएगा इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो उस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पे जो गैस लिया जाएगा ट्यूब में, है ना, भले लो प्रेशर रहता है लेकिन गैस तो लिया जाएगा। तो एक बार नाइट्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए या हीलियम ले लिए, तो दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कैरेक्टर ऑफ द कैथोड रे, है ना, या नेचर लिख लो, नेचर ऑफ
कैथोड रे does not depends on material used for electrodes and gases। ठीक है, मतलब जो भी सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए या गैस यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए, उस पे डिपेंड नहीं करता है। कैथोड पार्टिकल के जो भी नेचर हैं वो उन मटेरियल से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई सा भी मटेरियल ले लीजिए, कैथोड के जो रेज है वो एक ही टाइप का कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, मतलब कैथोड रे निकलेगा कैथोड से, मूव करेगा एनोड की ओर। ठीक है, उसमें पार्टिकल्स होंगे, उनमें उन पार्टिकल में मास होगा और ये पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, है ना, मतलब पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे और यहाँ तक कि मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो कैरेक्टर है ना वो किसी पॉइंट पे, मतलब किसी सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। हम कुछ भी यूज कर लें, वॉट एवर वी कैन यूज, द कैरेक्टर ऑफ कैथोड रे रिमेन सेम, है ना। कुछ भी इलेक्ट्रोड आप यूज कर लीजिए, कुछ भी गैस आप यूज कर लीजिए, उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक वैसी ही रहेंगी जैसी दूसरे के लिए थी। ठीक है, तो कुल मिला के हम इसको बोल सकते हैं कि ये टाइप के जो पार्टिकल हैं, जो कैथोड रे से निकलने वाले पार्टिकल हैं, वो सभी टाइप के मटेरियल में एक जैसे होते हैं। ठीक है, आयरन में भी एक जैसा होगा, सिल्वर में भी एक जैसा होगा, गोल्ड में भी एक जैसा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे गोल्ड इलेक्ट्रोड भी ले लेंगे तो भी वहाँ से कैथोड रे जो निकलेगी उनकी प्रॉपर्टी ऐसे ही होगी। आयरन ले लेंगे जो, तो वहाँ से भी जो कैथोड रे निकलेगी उनकी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही होगी। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, लास्ट जो हमारा कंक्लूजन रहेगा वो हम क्या बोल सकते हैं, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है एंड दैट पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, दैट पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड नोन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्लियर हो गया बात कि जो कैथोड रे होता है वो फंडामेंटल होता है, सभी के लिए सेम टू सेम होता है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जो फंडामेंटल होगा वो तो सभी के लिए एक जैसा होगा ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया गया, यहाँ पे इस ट्यूब में, है ना, इस ट्यूब को ऐसा बड़ा बना लिया गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको, इस ट्यूब को ऐसा बड़ा बना लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दी गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया गया। मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब मान लीजिए कि यहाँ से निकल रही है गैस, तो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है,
तो ये जो पार्टिकल है वो सीधे सीधे जाके इससे टकराएंगे। इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं, थोड़ा हाइट इधर बढ़ाते हैं, है ना, ऐसा, ठीक है। सीधे सीधे जाके यहाँ टकराएगा, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, सीधे सीधे आके यहाँ टकराएगा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फिर यहाँ से ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इधर टकराएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब लगाया जाता है एक साइड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इधर आके टकराता है, ठीक है। पॉइंट दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि इफ नो फील्ड इज प्रेजेंट, है ना, नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन द कैथोड रे स्ट्राइक्स एट द पॉइंट बी, है ना, ये जो बी है इस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। पहला आपको याद रखना है कि इफ नो फील्ड का मतलब क्या है कि नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन द कैथोड रे स्ट्राइक्स ऑन पॉइंट बी, ठीक है, क्लियर है। अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन कैथोड रे विल स्ट्राइक ऑन द पॉइंट ए, एंड इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेट लिख लो, मैग्नेट है ये, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन कैथोड रे स्ट्राइक्स ऑन द पॉइंट सी, ठीक, इतना क्लियर है। अगर कुछ नहीं रहेगा तो बी से टकराएगा, अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो ए से टकराएगा, और खाली मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो वहाँ पे सी से टकराएगा। केवल का बात कर रहे हैं। तो इसको क्या किया था, जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने अरेंज किया, ऐसा बैलेंस किया कि ये जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल वो बी से ही टकराए, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो भी और मैग्नेटिक फील्ड रहे तो भी, मतलब दोनों एक साथ रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है ना। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या किया, बैलेंस किया, और उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने कैलकुलेट किया था। चार्ज टू मास रेशियो, तो इसको चार्ज को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इन्होंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया था, और चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया गया था 1.7588, एक मिनट इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, 1.75 EM रेशियो इज इक्वल टू है 1.758820 इंटू 10 टू दी पावर, ये है 11, 10 टू दी पावर 11 कूलम्स पर केजी, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, और करके इसको और लिख लीजिए, कूलम्स केजी इनवर्स, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है, जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, वो स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। जे थॉमसन ने कहा था, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा भाई, देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन को वो अरेंज कर रहा है, तो उसके लिए मास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मास ऑफ द पार्टिकल यहाँ के लिए है ना, मास ऑफ पार्टिकल is proportional to is inversely proportional to deflection, ठीक है, is inversely proportional to deflection, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, ठीक है। तो इसको मैग्नीट्यूड लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन,
समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ठीक है भाई, चार्ज ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि चार्ज कम है लेकिन फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड और ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के बेसिस पे ये डिफ्लेक्शन कराया गया और इसको फिर बैलेंस करके ये रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया गया। तो ये रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, और ये चीज़ें भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपको लर्न करना है, याद करना है। मास ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो इसके लिए मिलीकन करके एक साइंटिस्ट थे, है ना, नाम याद रखना है आपको, मिलीकन। ठीक है, मिलीकन। इन्होंने क्या किया था, ऑयल ड्रॉप मेथड का यूज़ किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है, इनका इन्होंने यूज़ किया। एंड इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन पे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेटेड दैट E माइनस इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इतना चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो फंडामेंटली अगर चार्ज का यूनिट बोला जाए तो कितना होगा, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद मास जो है, देखिए अब यहाँ पे हमको चार्ज मास रेशियो अपने को पता है कितना होता है, 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम केजी इनवर्स। ये चार्ज टू मास रेशियो है और ये चार्ज है, तो हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास कैलकुलेट किया गया जब, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि ये केजी में है इसलिए यहाँ पे पहले केजी में लिखे, क्या हो जाएगा 1094 है, 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी जो है वो मास होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। ठीक है, जो कैरेक्टर बताया गया कैथोड रेस का वो आपको याद रखना है, ये EM का रेशियो आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये याद होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये भी याद होना चाहिए। तो ये तो केजी में हो गया। अब इसके बाद इसको ग्राम में कितना लिख पाएंगे, 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम ये इसका मास होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, मैं इनको एक साथ लिख देता हूं ताकि आप इसको याद कर लें। ठीक है, देखिए EM रेशियो, E/M रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम केजी इनवर्स। ठीक है, चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ठीक है, या फिर 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। ठीक है जी।
ठीक है। तो ये इनका ये वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।